गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं टू फाइंड द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कंडीशन ऑफ टेंडेंसी वाला आर्टिकल पढ़ना, उसके बाद इसको करना, बिल्कुल एक जैसे आर्टिकल हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कंडीशन ऑफ टेंडेंसी ऑफ द लाइन कि ये लाइन इस कॉनिक पर टेंजेंट हो। इस कॉनिक पर टेंजेंट होने का मतलब दिस लाइन इज द टेंजेंट, दिस लाइन इज टच करने का मतलब दिस लाइन इज द टेंजेंट टू दिस कॉनिक। ठीक है। दूसरा, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ सपोज किया था, लेट लाइन टच इज द कॉनिक एट पॉइंट x1 y1। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके पास है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट खुद से भी लिख सकते हो, हमने निकालनी सीखी है आर्टिकल में। तो एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ये लिखी है आर्टिकल की हेल्प से, और जब ये लाइन इसको टच करती है तो ये भी एक टेंजेंट है। तो दोनों ही अगर टेंजेंट है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके बाद हमने क्या किया था, या कंपेयर किया था, एक्स से कोफिशिएंट को लिखा डिवाइडेड बाय यहाँ एक्स से कोफिशिएंट को लिखा। इस तरह से हमने कंपैरिजन किया था। और वहाँ भी मैंने आपको बताया था, अगर मुझे यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की जगह अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता तो मैं ये जो आपके पास तीन इक्वेशंस आई हैं, इन्हीं की हेल्प से x1 y1 भी निकाल लेती हूँ। ठीक है। इसके बाद तो अलग चीज़ थी, यहीं तक का मैं आपको बोल रही थी, बिल्कुल इस जैसा करना है। देखो, यहाँ क्या है, बस फ़र्क वर्ड्स का फ़र्क है। वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी जगह यहाँ वर्ड होगा पोल। ठीक है। आपको इस लाइन का पोल फाइंड आउट करना है। इट मीन्स दिस लाइन एक्ट्स एज पोलर, क्योंकि आपको मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फिगर है कि दिस इज़ द कॉनिक, दिस इज़ द पॉइंट, तो इस पॉइंट का जब मैं निकालती हूँ पोलर, तो इस पॉइंट को पोल बोलती हूँ, और जो इसका निकल के आती है लाइन वो बोली जाती है पोलर। तो अगर मैंने ऐसे कुछ बोला है कि दिस पॉइंट इज़ द पोल ऑफ ए लाइन, तो वो लाइन इसकी क्या बनेगी, पोलर बनेगी। ठीक है। तो इट मीन्स भले ही यहाँ वर्ड लाइन है, लेकिन आपको इस लाइन का पोल फाइंड आउट करना है, तो ये लाइन खुद क्या है, एक पोलर है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टेंजेंट में किया था, ये लाइन क्या थी, वहाँ पे भी ऐसे दे रखा था, दिस लाइन इज टच इज द कॉनिक दिस, तो टचेस करने का मतलब भी क्या था, ये लाइन टेंजेंट थी। उसी तरह से ये पोल का मतलब क्या, ये लाइन पोलर है। तो जैसे आपने वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज किया था x1 y1, उसी तरह यहाँ पर सपोज करेंगे पोल। दोनों आर्टिकल इवन एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, और आगे भी कई सारे चैप्टर्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो या फिर पोल निकालना हो, दोनों का सेम मेथड है। बस डिफरेंस है तो क्या है, जब आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता है तो हम लिखते हैं लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लाइन दिस। आपको पोल निकालना है तो मैं लिखूंगी लेट x1 y1 बी द पोल ऑफ दिस लाइन। ठीक है। अब x1 y1 पोल है तो इक्वेशन ऑफ पोलर आप लिख सकते हो, कल हमने सीखा था निकालना। तो आपने देखा था अगर पोल x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ पोलर वही निकल के आती है जो आपकी एक टेंजेंट ही होती है। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी, देखो, ये इसको चाहे मत लिखना, सीधा इसी को लिख लेना। आप इस लाइन को यहाँ स्किप कर देना, सीधा इसको लिखना ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0। बिल्कुल टेंजेंट की इक्वेशन होती है। बस डिफरेंस ये होता है, जब टेंजेंट होता है, टेंजेंट की लाइन होती है, तो हम x1 y1 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और जब ये पोलर होता है तो x1 y1 को बोलते हैं पोल। अब स्टूडेंट्स नोट करना, ये भी एक पोलर की इक्वेशन है क्योंकि x1 y1 इसका पोल है। दिस लाइन इज द पोलर एंड दिस लाइन इज आल्सो ए पोलर, क्योंकि ये इक्वेशन आपने खुद से लिखी है। अब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट जो टेंजेंट वाला आर्टिकल था उसमें दोनों ही क्या थी, टेंजेंट लाइन थी। तो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो कंपेयर कर लो, ax1 प्लस hy1 प्लस g डिवाइडेड बाय, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, l।
तो देखो ax1 प्लस hy1 प्लस g/l इज इक्वल टू, यहाँ y का कोफिशिएंट आपके पास hx1 प्लस by1 प्लस f और यहाँ y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है m। तो hx1 प्लस by1 प्लस f/m इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है gx1 प्लस f/1 प्लस c, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है n, तो gx1 प्लस f/1 प्लस c/n। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक बिल्कुल सेम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला आर्टिकल है। अब आगे हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पोल फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ये काम आप खुद करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x1 वाली टर्म इकट्ठी कर लेना, x1 कॉमन ले लेना, y1 वाली इकट्ठी कर लेना, y1 कॉमन प्लस ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स को लिया, एक इक्वेशन ही आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास x और y में दो इक्वेशंस हो, आपके पास इस तरह से इक्वेशन हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 5, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, x y। इसी तरह आपके पास दो इक्वेशन आ गई, x y की जगह है x1 y1 में। फर्स्ट इक्वेशन x1 y1 में ये दिखाई दे रही है, सेकंड इक्वेशन ये दिखाई दे रही है, दोनों को सॉल्व करके मैं निकाल सकती हूँ x1 y1 की वैल्यू। तो देखो लिखा हुआ है सॉल्विंग द इक्वेशन 3 and 4 वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x1 y1, हैंस द रिक्वायर्ड पोल इज x1 y1। अब देखो अगर क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन होता तो उसमें ये 2 3 ऐसे वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, आप निकाल के भी दिखा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये इक्वेशन आप लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो am माइनस एल एच x1, वही सेम जो भी आपकी बुक में लिखी हुई है वही लिख रही हूँ मैं, am माइनस एल एच x1 प्लस mh माइनस bl y1 प्लस mg माइनस lf इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है NH माइनस mg इंटू x1 प्लस bn माइनस mf इंटू y1 प्लस nf माइनस cm इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x1 बाई y1 बाई 1 बाई x1 के नीचे टर्म कैसे लिखूंगी, x1 वाली टर्म को साइड कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स ये टर्म आ जाएगी mh माइनस bl इंटू nf माइनस cm माइनस, इनको मल्टीप्लाई करोगे bn माइनस mf इंटू ये टर्म है mg माइनस lf। तो स्टूडेंट्स इसी तरह y1 के नीचे टर्म लिख लेना 1 के नीचे, फिर फर्स्ट और लास्ट को ले लेना, x1 की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड और लास्ट को ले लेना, y1 की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास पोल निकल आएगा। और फिर भी निकालने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। और स्टूडेंट्स आपके बुक में आर्टिकल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का नहीं दिया, जैसे पीछे आर्टिकल था टू फाइंड द कंडीशन दैट दिस लाइन में टच द कॉनिक, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा सकता है आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम वही निकल के आई हुई है, तो जैसे आपने पोल फाइंड आउट किया बिल्कुल उसी तरह आप क्या फाइंड आउट करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो या पोल निकालना हो बिल्कुल सेम आर्टिकल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। टेंजेंट लाइन की जगह वर्ड पोलर आ जाएगा और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जगह वर्ड आ जाएगा पोल। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं आर्टिकल, और आपका इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है ये, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। देखो सबसे पहले तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टर सर्कल बताती हूँ होता क्या है। देखो डायरेक्टर सर्कल के लिए आपको लेनी पड़ती है 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स या 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, सपोज करो ये एक कॉनिक है, एक आपने ये टेंजेंट ली और एक आपने ये टेंजेंट ली, दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस
कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। यानी कि मैं बोल सकती हूँ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ। आपकी बुक में देखो स्टार्टिंग में डेफिनेशन सारी इकट्ठी दी हुई थी, बट मैंने आपको बताया था कि जहाँ यूज़ होगी मैं उस हिसाब से आपको बताती चली जाऊँगी। यहीं आपकी डायरेक्टर सर्कल की भी होगी। देखो ये डायरेक्टर सर्कल की, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कॉनिक। हाँ जी, अब आते हैं इसका आर्टिकल करते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपने एक आर्टिकल किया था इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। उसमें क्या किया था? पॉइंट x1 y1 आपने लिया और यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी। इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट की थी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। देखो ये था, ये वाला आर्टिकल था 1.19, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1। और ये इक्वेशन निकल के क्या आई थी? अगर आपको ध्यान हो तो ये इक्वेशन थी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू SS1। देखो ये इक्वेशन निकली थी आपकी, क्या निकली थी? टी स्क्वेयर इज इक्वल टू SS1। अगर मैं इस आर्टिकल की बात करती हूँ तो यहाँ से आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स थी, ठीक है। इनके बीच में एंगल क्या था वो हमें नहीं पता, आर्बिट्रेरी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो लगभग सेम कंडीशंस हैं। अगर ये जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो जो ये पॉइंट है इसी का लोकस बन जाएगा डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो उसको हम क्या सपोज करते हैं? x1 y1। तो मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है तो इसको क्या सपोज कर लूँ मैं? x1 y1। लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन। देखो लिखा होगा लेट p x1 y1 बी द पॉइंट फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द जनरल कॉनिक लिया हुआ है आपका, ठीक है। फिर लिखा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम p x1 y1 टू द कॉनिक इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। देखो पहला काम होता है पॉइंट को x1 y1 सपोज करना, दूसरा काम होता है ऐसी कंडीशन निकालना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x1 y1 हो, बाकी टर्म्स कांस्टेंट हो, और तीसरा काम होता है x1 y1 को रिप्लेस कर देना xy से, ठीक है। तो पहला काम तो हमने पॉइंट मान लिया, दूसरा काम है कंडीशन निकालना है x1 y1 में। अब कंडीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको ये तो दिख रहा है कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट x1 y1। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। तो वैल्यू पुट करी, देखो s की वैल्यू पुट की ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। s1 की पुट करते हैं, s1 के लिए क्या करोगे? xy को रिप्लेस कर दो x1 y1 से, तो a x1 स्क्वेयर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। t टेंजेंट की इक्वेशन लिखी ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन लिख ली। अब देखो यहाँ से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट का तो कंसेप्ट लगा लिया, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं लगाया कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। आपको याद हो जब मैंने ये आपका सिलेबस स्टार्ट करवाया तो वहाँ पर आपकी कंडीशंस कुछ लिखवाई थी। देखो आपको मैं बताती हूँ कहाँ थी वो। वैसे तो देखो आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत स्लो सिलेबस करवा रही हूँ, आपको रिपीटिशन भी करवा रही हूँ चीज़ों की, तो आई थिंक आपको ध्यान होना चाहिए। देखो ये था, अगर डेल्टा 0 था, ए बी माइनस एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 में पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस थी, ए बी माइनस एच स्क्वेयर नॉट 0 में इंटरसेक्टिंग लाइन थी, और परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं? जब ए प्लस बी क्या हो? 0। कब हो? कब परपेंडिकुलर होती है? व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखो a प्लस बी का मतलब क्या, आप क्या लिखते हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। a प्लस बी 0 का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, प्लस b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर, इट शुड बी 0। अगर मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर 0 आ जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या बन जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, तब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर हो तो आप इसको इस तरह से याद रखो, आप ऐसे a प्लस बी 0 मत याद रखो, ऐसे याद रखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर शुड बी 0। और थ्री डायमेंशन में होगी तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वेयर शुड बी 0। थ्री डायमेंशन में अगर है तो जेड और साथ आ जाएगा। अब देखो, इफ द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 0। अब आ जाओ इस स्टेप पे। स्टूडेंट्स इस स्टेप के लिए आपके पास दो तरीके हैं करने के, एक तो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी और एक आप खुद करके देखना। एक तो देखो तरीका क्या स्टूडेंट्स, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इस होल स्क्वायर को खोल लो, इसको पूरे को a मान लो, ठीक है, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो और इसको c मान लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल लो। उसके बाद टर्म्स कलेक्ट कर लो, जो जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है वो इकट्ठी कर लो, ब्रैकेट डाल लो, प्लस एक्स वाई वाली इकट्ठी कर लो, प्लस वाई स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लो, प्लस एक्स वाली, फिर वाई वाली, फिर कॉन्स्टेंट टर्म 0, जैसे कि पहले भी करते आए हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद जो एक्स स्क्वायर की टर्म होगी वो कोफिशिएंट ही इतना आ जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ शॉर्टकट करके दिखाती हूँ, ठीक है। जिसको शॉर्टकट समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता है तो आप खुद करके देखना, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या फिर मंडे ट्यूसडे आपका ऑफलाइन का डे होता है, आप उस दिन आ सकते हो। अब एक्स स्क्वायर की टर्म देखते हैं, देखो कब आएगी, जब मैं इस एक्स स्क्वायर को इस पूरी की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी, कौन सी ब्रैकेट से, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो मैं एक्स स्क्वायर, देखो एक तो तरीका ये, पहले मैं टर्म्स को कलेक्ट करूँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन लो और फिर अंदर वाली टर्म लिखूँ, पर मुझे सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो मैं एक्स स्क्वायर को रहने देती हूँ, मैं सीधा कोफिशिएंट लिखती हूँ। तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ए इंटू पूरी की पूरी ब्रैकेट ये आ जाएगी, तो लिखती हूँ ए इंटू ये टर्म है आपकी ए एक्स वन स्क्वेयर, मीन्स एस वन वाली है, ए एक्स वन स्क्वेयर प्लस 2hx1y1 प्लस बी वाई वन स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। और देखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ से आएगा। देखो, और आप इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, किसी भी टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे कहीं से भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये टर्म तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है और बाकी यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अब इसमें देखो, इस पूरे को a माना, इसको b माना, इसको c माना, पहले आप लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप ए स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी ax1 प्लस hy1 प्लस g का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो मैं कोफिशिएंट लिख देती हूँ, कोफिशिएंट आएगा ax1 स्क्वायर प्लस ax1 प्लस hy1 प्लस g का होल स्क्वायर। देखो ये टर्म इक्वल से राइट साइड में है, लेकिन जब हम टर्म्स लिखते हैं तो सारी टर्म्स एक साइड शिफ्ट करके लिखते हैं। इसको एक साइड लेके जाऊंगी तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g का होल स्क्वायर। और देखो कहीं से भी एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर खोलूंगी यहाँ से वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ से कांस्टेंट आएगी। और जब 2ab का फॉर्मूला लगाऊंगी तो एक्स वाई की टर्म आएगी, इसका लगाऊंगी तो y की आएगी और इसका लगाऊंगी तो x की आएगी, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। प्लस अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देखो कब आएगा, जब मैं इस टर्म से इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगी तो वाई स्क्वायर की टर्म आएगी। क्या टर्म होगी, बी वाई स्क्वायर इंटू दिस टर्म। लेकिन मुझे सिर्फ क्या लिखना है, कोफिशिएंट, तो मैं वाई स्क्वायर को छोड़ देती हूँ तो क्या टर्म आएगी, प्लस बी इंटू दिस टर्म। तो लिखते हैं प्लस बी
ax1 प्लस 2hx1y1 प्लस by1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, और कहीं से वाई स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी। फिर यहाँ से देखो, जब मैं लगाऊंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म लगाऊंगी तो अगेन वाई स्क्वायर की टर्म आएगी। तो मुझे सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट होगा hx1 प्लस by1 प्लस f का होल स्क्वायर। लेकिन सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में लेके जानी पड़ेगी, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाऊँ। लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगी तो टर्म बनेगी माइनस hx1 प्लस by1 प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट कहीं से भी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी। अब निकालते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों की दोनों टर्म, इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेटी टर्म सेम है। ठीक है, तो ब्रैकेटी टर्म कॉमन ले लो। कॉमन लोगे ये आएगी ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और अंदर आपका यहाँ से क्या बचेगा a प्लस b। ठीक है, माइनस इन टर्म को अभी एज इट इज लिखती हूँ। ये टर्म आपके पास क्या है, ax1 प्लस hy1 प्लस g का होल स्क्वायर माइनस hx1 प्लस by1 प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसकी ना टर्म्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप कॉनिक इक्वेशन लिखते हो, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स वाई की टर्म, फिर वाई स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की, फिर वाई की, फिर कांस्टेंट। तो उसी तरह से लिखो। पहले टर्म कलेक्ट करती हूँ x1 स्क्वायर की। ठीक है, x1 स्क्वायर की टर्म देखो, एक तो ये टर्म है, तो क्या टर्म है, x1 स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करती हूँ। x1 स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, यहाँ क्या बच रहा है, ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ से देखो जब होल स्क्वायर सोल्व करूँगी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो टर्म आएगी ए स्क्वायर x1 स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो यहाँ से बचेगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, जब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो अगेन ये टर्म आएगी h स्क्वायर x1 स्क्वायर बाहर जा चुकी है, तो टर्म बनेगी माइनस h स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब टर्म कलेक्ट करते हैं x1 y1 की, और हर टर्म में 2x1 y1 आएगा अपने आप ही, तो मैं इसको 2x1 y1 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से तो देखो दिख रहा है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, तो 2x1 y1 बाहर लिया, तो यहाँ से तो बचा h और यहाँ से a b, तो क्या आएगा a h प्लस h b। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab फॉर्मूला लगाऊंगी तो टर्म आएगी 2ah x1 y1, तो x1 y1 2x1 y1 बाहर जा चुका है, तो यहाँ से टर्म बनेगी माइनस ah। इसी तरह देखो, जब यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो टर्म आएगी 2hb x1 y1, 2x1 y1 बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस hb। देखो ये टर्म तो सारी कैंसिल आउट हो गई, और ये कैंसिल भी होनी चाहिए थी, नहीं होती तो प्रॉब्लम आ जाती। इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक किया है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, वो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। पहले इसको कलेक्ट करते हैं, प्लस y1 स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करते हैं। देखो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी पूरे से तो y1 स्क्वायर की टर्म आएगी, y1 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, b से मल्टीप्लाई कर दो, ba प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, और देखो y1 स्क्वायर की a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलूंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलूंगी तो टर्म आएगी h स्क्वायर y1 स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो माइनस h स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ टर्म आएगी b स्क्वायर y1 स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो माइनस b स्क्वायर। ये टर्म अगेन कैंसिल आउट होगी। उसके बाद टर्म आती है 2gx1, तो मैं 2x1 तो हर टर्म में आएगा आपका, 2x1 कॉमन ले लो। यहाँ से देखो, जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x1 की टर्म आएगी, 2x1 मैंने बाहर लिया, तो अंदर क्या आएगाag प्लस bg, g से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ देखो, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ca, ये वाला फॉर्मूला जब लगाऊंगी तो ये टर्म आएगी 2a x1g,
2x1 बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा AG, तो ये आएगा माइनस AG। यहाँ से देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2HX1F, अगेन 2x1 की टर्म आई, 2x1 बाहर गया तो यहाँ क्या बचा माइनस HF। यहाँ भी देखो AG से AG कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 2y1 की टर्म कलेक्ट करते हैं। देखो जब आप इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y1 की टर्म आएगी, 2y1 बाहर लिया तो f से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म बनेगी AF प्लस BF। अब यहाँ से देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो टर्म आएगी 2HY1G, 2y1 बाहर जा चुका है तो यहाँ से टर्म बचेगी माइनस HG। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2BY1F, 2y1 बाहर जा चुका है माइनस BF, BF से BF कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म लिख लो। कांस्टेंट टर्म देखो क्या आएगी, जब मैं C को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टर्म बनेगी CA प्लस CB, और देखो कांस्टेंट टर्म एक यहाँ से आएगी G², ठीक है, प्लस G², और यहाँ से टर्म कांस्टेंट टर्म आएगी आपकी F², सॉरी माइनस की है, माइनस G² माइनस F² इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं, देखो यहाँ से क्या बनाइए AB माइनस H² X1² प्लस ये टर्म 0 हो गई, ये अगेन क्या है AB माइनस H² Y1² प्लस 2x1 को बाद में लिखती हूँ, पहले इस टर्म को लिख रही हूँ BG माइनस HF इंटू x1 प्लस 2, इस टर्म को पहले लिखती हूँ AF माइनस HG इंटू y1 प्लस CA प्लस CB माइनस G² माइनस F² इक्वल टू 0। देखो आपको निकालना था डायरेक्टर सर्कल, मीन्स लास्ट में सर्कल की इक्वेशन निकलनी चाहिए। आपको पता है आपने 11th-12th में भी पढ़ी है, सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म की होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होती जिसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो आपके आंसर में एक्स वाई वाली टर्म नहीं आनी चाहिए थी, अगर आ जाती तो कहीं मिस्टेक की है। तो यही मैं आपको बता रही थी कि एक्स वाई वाली टर्म कैंसिल हो गई तो इट मीन्स आपका ठीक चल रहा है, ठीक है, इसीलिए कैंसिल होनी चाहिए। फिर सर्कल में देखो यहाँ हम 1 करते हैं या दोनों कोफिशिएंट सेम हो, जैसे देखो यहाँ दोनों का कोफिशिएंट सेम हुआ तो मैं दोनों से डिवाइड कर दूँ, मैं कर देती हूँ, पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड बाय AB माइनस H², करें डिवाइड। देखो यहाँ से क्या आएगा x1² प्लस y1² प्लस 2BG माइनस HF बाय AB माइनस H² इंटू x1 प्लस 2AF माइनस BG अपॉन AB माइनस H² इंटू y1 प्लस CA CB माइनस G² माइनस F² अपॉन AB माइनस H² इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट्स आ गई ना सर्कल की तरह, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx, इस पूरे को मैं g का नाम दे दूंगी, इस पूरे को मैं f का नाम दे देती हूँ, इस पूरे को मैं c का नाम दे देती हूँ, तो लिख सकती हूँ विच इज ऑफ द फॉर्म x1² प्लस y1² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब भी आप इस तरह से लिखते हो तो हमेशा लिखना वेयर g क्या है आपका bg माइनस hf अपॉन ab माइनस h², इसी तरह f और c भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा काम था सेकेंड स्टेप एक ऐसी कंडीशन निकालना जिसके अंदर x1 y1 हो और कांस्टेंट हो। वो इक्वेशन आपकी आ चुकी है, सिर्फ और x1 y1 है और बाकी टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, x1 y1 को रिप्लेस कर देते हैं हम xy से। तो नेक्स्ट स्टेप में कर देना लोकस विल बी, ऐसे लिखना लोकस विल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। या इसको अगर ना भी डालो तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद सीधा रिप्लेस कर दो x1 y1 को xy से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल। देखो आपकी बुक में क्या कर रखा है, यहाँ तो देखो उन्होंने AB माइनस h² से डिवाइड भी नहीं कर रखा, क्योंकि सर्कल की कंडीशन होती है x² y² कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे भी मैंने आपको लिखवाया था ये,
वही टेबल दिखा रही हूँ जो मैं आपको पहले बताई। देखो सर्कल की इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एच जीरो का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी जीरो। तो देखो यही आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों का ये भी माइनस एच स्क्वायर आ गया, और नो टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और सेकंड डिग्री में है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका सर्कल। अदरवाइज आपको मैंने 12th के तरीके से ही बता दिया, आप डिवाइड कर दोगे तो वही फॉर्म आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो स्टूडेंट्स आप इसको रीड आउट कर लेना। इसके बाद डायरेक्टर सर्कल का एक क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। अगर ये आर्टिकल नहीं आपको समझ आता मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और नहीं समझ आता है और आप नहीं मैसेज करते हो, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करोगे। प्रॉब्लम आती है तो जस्ट मैं आपकी प्रॉब्लम लूँगी। उसके बाद देखो आपके पास ये टेंजेंट फ्रॉम फोकस टू कॉनिक, फोकाई ऑफ ए कॉनिक, ये आर्टिकल आप छोड़ देना सारे आगे के आर्टिकल, बस डायरेक्टर सर्कल तक आर्टिकल आपको करना है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए भी बोला है, टेस्ट में भी आपके डायरेक्टर सर्कल तक के आर्टिकल आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।